गुड मॉर्निंग आयुष। यशवर्धन गुड मॉर्निंग भाई। रिवाइज हो गए भाई 13 क्वेश्चन। तो भाई अरे 13 क्वेश्चन रिवाइज हो गए। माइंड मोतला गुड मॉर्निंग। पूजा मलिक गुड मॉर्निंग। अरे रिवाइज हो गए क्वेश्चन। ऋतिक सिंह गुड मॉर्निंग। चलो ठीक है। विवेक शर्मा गुड मॉर्निंग। क्वेश्चन नंबर 14। हर्षित मित्तल गुड मॉर्निंग। भाई क्वेश्चन नंबर 14 पर हम हैं। वी आर डीलिंग विद क्वेश्चन नंबर 14। If the bar magnet is in above problem is turned around by 180 degree, where will the new null points be located? जो क्वेश्चन नंबर 13 था जो कल कराया था, कह रहा है उसकी बार मैग्नेट 180 डिग्री से रोटेट कर दी। तो उसमें क्या था, बार मैग्नेट ऐसे रखी थी, नल पॉइंट यहां मिल रहे थे एक्सियल लाइन पर, यानी इसका मैग्नेटिक फील्ड ऐसा और अर्थ का ऐसा। अगर बार मैग्नेट को 180 डिग्री से रोटेट करा दिया तो नल पॉइंट यहां नहीं मिलेगा। ठीक है भाई, क्यों? क्योंकि दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में घूम जाएंगे। तो नल पॉइंट कहां मिलेगा? इक्वेटर पर। नल पॉइंट कहां मिलेगा बेटा? इक्वेटर पर मिलेगा। न्यू नल पॉइंट कहां? एट इक्वेटर। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा? बी एट इक्वेटर बैलेंस बाय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन डी क्यूब इज इक्वल्स टू h, है ना। अब ये तो हो गया इस क्वेश्चन से, फ्रॉम प्रीवियस क्वेश्चन। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन आर क्यूब इज इक्वल्स टू h। उसमें नल पॉइंट कहां था? एक्सियल पर था। ठीक है, तो दोनों h के बराबर हैं फ्रॉम इक्वेशंस 1 and 2। तो इट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन आर क्यूब म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन डी क्यूब। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई से म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कैंसिल, तो आर क्यूब इज इक्वल्स टू 2d क्यूब, है ना। तो यहां से आपको चाहिए कि आपको डी क्यूब चाहिए, तो डी क्यूब इक्वल्स टू आर क्यूब बाई 2। जब आप सॉल्व करेंगे तो यहां से d इक्वल्स टू 11.1 सेंटीमीटर आंसर। आसान क्वेश्चन है, ठीक है, समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, 13 से जुड़ा हुआ है, इसलिए 13 का मैंने आपको
जो स्लाइट आइडिया है, जो थोड़ा सा आइडिया है, वो पहले ही दे दिया। क्वेश्चन नंबर 15। A short bar magnet of magnetic moment 5.25 10⁻⁻² joule per Tesla is placed with its axis perpendicular to earth field direction. At what distance from the center of magnet is the resultant field inclined at 45 degree with earth field on first normal bisector, second its axis, magnitude of earth's field at the place 0.42 Gauss. Ignore the length of magnet in comparison to the distance involved. अच्छा जी, तो मान लीजिए एक मैग्नेट ऐसे रखी है, ये ऐसे मैग्नेट है ना, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, ऐसे रखी है। ठीक, अब इसने क्या पूछा, नॉर्मल बाइसेक्टर पर मैग्नेटिक फील्ड। तो नॉर्मल बाइसेक्टर ये पॉइंट हुआ यहां पर। अब अगर साउथ से नॉर्थ डाइपोल मोमेंट ऐसा है तो मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड ऐसा होगा, अपोजिट इक्वेटर है, और अर्थ का इसके नॉर्मल है ना। कैसे पता, क्योंकि इसने कहा रिजल्टेंट फील्ड इंक्लाइंड एट 45 डिग्री। तो रिजल्टेंट फील्ड 45 पर तब होगा भाई जब अर्थ का और मैग्नेट का फील्ड ऐसे हो। तो रिजल्टेंट फील्ड जो है वो कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, 45 डिग्री का एंगल बनाएगा, 45 डिग्री। और एक और बात समझने की है, रिजल्टेंट फील्ड 45 का एंगल तब बनाता है जब दोनों फील्ड बराबर हो, है ना भाई। इनके बीच में बीचों बीच रिजल्टेंट तब होगा जब दोनों फील्ड क्या हो, इक्वल हो। तो बी अर्थ और बी मैग्नेट बराबर होगा। अर्थ कितना है, 0.42 10⁻⁻4 टेस्ला, और मैग्नेट का कितना है, मैग्नेट का इक्वेटर पर होता है μ0/2π, इट इज m/r³, μ0/4π, सॉरी। ठीक है, तो मुझे चाहिए क्या, मुझे क्या निकालना है, मुझे इसने पूछा है एट व्हाट डिस्टेंस, तो आर चाहिए मेरे को। तो यहां से μ0 इज 4π 10⁻⁻7/4π, एम आ जाएगा बेटा 5.25 10⁻⁻2 r³। तो आर जब यहां से मैं सॉल्व करूंगा तो इट विल बी 5 सेंटीमीटर। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मतलब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बी पार्ट में क्या पूछ रहा है, इट्स एक्सिस। अब एक्सिस पर भी वही लगना है जो अभी किया, और सेम उस पे होना है, सेम बिल्कुल तरीके से होना है। तो मान लीजिए ये एक्सिस है, ये साउथ है, ये नॉर्थ है, ये सेंटर है, सेंटर से यहां पी पॉइंट है, और इसका मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, अर्थ का ऐसा है, और जो रिजल्टेंट है वो बीच में है। और रिजल्टेंट बीच में तब होता है जब अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जो है वो मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड के बराबर हो जाएगा। तो रिजल्टेंट बीचों बीच होगा। यहां पर अगर हम इन दोनों की वैल्यू रखें, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड वही है 0.42
10⁻⁻⁴ और मैग्नेट का है μ0/4 इट इज 2m/r³ और सॉल्व करें तो r का वैल्यू यहां से जो आएगा 6.3 सेंटीमीटर आएगा। ये है जी आंसर। एकदम समझ में आया होगा, ऐसा कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है और एडिशनल पे पहुंच गए हैं हम इसी क्वेश्चन के साथ। बताओ यहां तक कोई समस्या? अरे यहां तक कोई प्रॉब्लम? बोलो भाई। अरे बोलो। आवाज नहीं जा रही है क्या? आवाज नहीं आ रही है क्या? भाई कैसे आलस में हो यार बच्चों, आवाज नहीं आ रही है क्या? तो यार हाँ ना तो बोल दो बेटा। क्या आ गई मतलब आवाज अब आई है, पहले नहीं थी? क्यों बेटा? अरे आवाज नहीं आ रही है क्या प्रॉपर? तो यार रिस्पॉन्स दो ना बेटा, बताओ क्वेश्चन आया कि नहीं आया। मैं रिवीजन थोड़ी ना कर रहा हूं बेटा, आपके लिए तो पढ़ा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 16 ए पार्ट, व्हाई डज अ पैरामैग्नेटिक सैंपल डिस्प्ले ग्रेटर मैग्नेटाइजेशन व्हेन कूल्ड? ठंडा होने पर पैरामैग्नेटिक अच्छा मैग्नेटिक फील्ड शो क्यों करता है? तो ये आपको पढ़ा रखा है हमने। जब पैरामैग्नेटिक का टेम्परेचर कम होता है, जब पैरामैग्नेटिक ठंडा होता है, उसका टेम्परेचर कम होता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है? व्हेन टेम्परेचर ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इज लेस, तो उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अपनी जगह पर फिक्स हो जाते हैं एंड इट शोज ग्रेटर मैग्नेटाइजेशन। व्हाई इज डायमैग्नेटिज्म इन कंट्रास्ट ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर? बताओ भाई। क्योंकि यहां पर डायमैग्नेटिक के अंदर जो है, यहां पर मॉलिक्यूल के मोशन से मैग्नेटिक फील्ड पर फर्क नहीं पड़ता, यहां इलेक्ट्रॉन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो बाय द मोशन ऑफ मॉलिक्यूल मैग्नेटिक फील्ड रिमेन अनअफेक्टेड। और अगर मॉलिक्यूल का मोशन से यहां फर्क नहीं पड़ रहा है तो टेम्परेचर बढ़ाने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बाय चेंजिंग टेम्परेचर देयर विल बी नो चेंज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मोशन टेम्परेचर से चेंज नहीं होता। सी पार्ट, if a toroid uses bismuth for its core, will the magnetic field in the core greater or less than when core is empty? भैया बिस्मिथ जो है वो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है और डायमैग्नेटिक सब्सटेंस जो है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का अपोज करता है। तो अगर बिस्मिथ हम उसके अंदर कोर में डाल दें तो वो मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर देगा? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को डिक्रीज कर देगा। Is the permeability of ferromagnetic material independent of magnetic field? If not, is it more or lower for higher field? जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, क्या उसकी परमिएबिलिटी मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड नहीं करती? ऐसा आपसे पूछ रहा है। हाँ, तो ऐसा नहीं है। परमिएबिलिटी ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड करती है ना। और अगर आप हिस्टेरेसिस कर्व देखें तो लोअर फील्ड पर, मतलब व्हेन यू आर अप्लाइंग स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड देन परमिएबिलिटी विल बी ग्रेटर। जब आप स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड लगाते हो
थोड़ा थोड़ा मैग्नेटिक फील्ड फेरोमैग्नेटिक पर लगाते हो तो फेरोमैग्नेटिक जो है उसकी परमेबिलिटी ज्यादा होती है। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस शोज ग्रेटर परमेबिलिटी एट लोअर वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल फील्ड। Magnetic field lines are always nearly normal to the surface of ferromagnet at every point. नॉर्मल क्यों होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, आपसे पूछ रहा है। Why magnetic field lines are nearly normal to the surface of ferromagnet at every point? बेसिकली क्या होता है, अगर सपोज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फेरोमैग्नेट के नॉर्मल ना हो, है ना, तो फेरोमैग्नेटिक के अंदर जो है, क्यों भाई, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्मल ना हो तो फेरोमैग्नेटिक के अंदर जो है वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का मोशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मोशन शुरू हो जाएगा और मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से उसमें करंट फ्लो हो जाएगी, विच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, अब इसके बाद would the maximum possible magnetization of paramagnetic sample be of the same order of magnitude as the magnetization of ferromagnet। कह रहा है कि पैरामैग्नेटिक सैंपल है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल है, क्या उसका मैग्नेटाइजेशन और फेरोमैग्नेटिक का मटेरियल का जो मैग्नेटाइजेशन है क्या वो सेम हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। जो पैरामैग्नेटिक सैंपल है उसका जो मैक्सिमम मैग्नेटाइजेशन है वो फेरोमैग्नेटिक के मैग्नेटाइजेशन के बराबर हो सकता है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि जो सैचुरेशन है, मतलब मैक्सिमम मैग्नेटाइजेशन शोन बाय फेरोमैग्नेटिक, शोन बाय पैरामैग्नेटिक आर डिफरेंट। ठीक है, वो दोनों के सेम हो भी सकते हैं और सेम नहीं भी हो सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 16 था, इसमें एफ पार्ट थे। ठीक है, और ये डिस्कशन चल रहा था। क्वेश्चन नंबर 17, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, एक्सप्लेन क्वालिटेटिवली ऑन द बेसिस ऑफ डोमेन पिक्चर द इरिवर्सिबिलिटी इन मैग्नेटाइजेशन कर्व ऑफ अ फेरोमैग्नेट। भाई इरिवर्सिबिलिटी कर्व का मतलब ये है कि जब आप फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को एक बार मैग्नेटाइज कर देते हो तो फिर उसको दोबारा से डीमैग्नेटाइज क्यों नहीं कर सकते? भाई साहब, उसमें आपने डोमेन्स लिए हैं, डोमेन्स में लाखों करोड़ों एटम्स होते हैं, लाखों करोड़ों जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको आप चेंज करके उन लाखों करोड़ों मॉलिक्यूल्स के अंदर आप मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करते हो। तो अब जो लाखों करोड़ों मॉलिक्यूल्स हैं उनका स्ट्रक्चर बदल के आपने मैग्नेटिक फील्ड डेवलप किया। अब हाउ इट इज पॉसिबल to change the structure of these thousands and crores of atoms like before? तो इसलिए फेरोमैग्नेटिक सैंपल को दोबारा से डीमैग्नेटाइज करना थोड़ा मुश्किल काम है। The hysteresis loop of a soft iron piece has a much smaller area than that of a carbon steel piece. If the material is to go through repeated cycle of magnetization, which piece will dissipate greater heat energy? अब जो एनर्जी जो लॉस होती है मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन में, वो एरिया ऑफ हिस्टेरेसिस लूप से गिवन होती है, और लूप का एरिया किसका ज्यादा है? स्टील का ज्यादा है, तो स्टील में एनर्जी लॉस ज्यादा होगा कंपैरेटिवली सॉफ्ट आयरन। A system displaying a hysteresis loop such a ferromagnet is a device for a strong memory. Explain the meaning of this statement. A system displaying a hysteresis loop such a ferromagnet is a device for a strong memory. भाई आप अगर हिस्टेरेसिस लूप को ध्यान से देखें तो आपने जब उस पर H अप्लाई किया है ना, बाहर से जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी H आपने अप्लाई की तो उसके अंदर मैग्नेटाइजेशन डेवलप हो गया। ऐसा ही कुछ मेमोरी में होता है। आप जब बाहर से इंस्ट्रक्शन देते हैं तो मेमोरी में इंफॉर्मेशन जो है वो स्टोर हो जाती है, लेकिन जब आप उसको डिवाइस को बंद कर देते हैं तो इंफॉर्मेशन डिलीट नहीं होती।
ऐसा ही फेरोमैग्नेट में होता है। जैसे ही आपने बाहर से जो मैग्नेटिक फील्ड लगा रखा था उसको हटा दिया तो ऐसा नहीं हुआ कि वो डीमैग्नेटाइज हो गया हो। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में यही डिफरेंस होता है कि बाहर का मैग्नेटिक फील्ड हटाने पर भी उसके अंदर कुछ मैग्नेटिज्म बचा रहता है। ऐसा ही मेमोरी में भी होता है। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो है वो स्ट्रॉन्ग मेमोरी की तरह से होते हैं। ठीक है भाई। What kind of ferromagnetic material is used for coating magnetic tapes in a cassette player or for building memory stores in a modern computer? भाई जो कैसेट प्लेयर आते थे उसमें जो कैसेट के अंदर जो टेप होती थी ना उसके ऊपर फेरोमैग्नेटिक की कोटिंग होती थी। तो वो कोटिंग इसलिए होती थी ताकि जो डेटा है ना उसके अंदर जो आपने स्टोर किया वो बचा रहे, वो निकल ना जाए। तो वो किस चीज की कोटिंग होती थी बेटा? वो सिरेमिक मटेरियल की कोटिंग होती थी। सिरेमिक मटेरियल जैसे स्पेशली ट्रीटेड बेरियम आयरन ऑक्साइड होते हैं बेटा, सिरेमिक मटेरियल है ना। इनको फेराइट्स भी कहते हैं, जो आपने केमिस्ट्री में शायद पढ़ा होगा। फेराइट्स, FERRITES। और उनका काम ये होता था कि वो जो डेटा अंदर आ गया है उस डेटा को बाहर ना जाने दे, है ना। तो वो उनकी कोटिंग इन पर की जाती थी। A certain region of space is to be shielded from magnetic field. Suggest a method. अगर किसी स्पेस को मैग्नेटिक फील्ड से बचाना है तो उसको कैसे बचाएं? तो एक सॉफ्ट आयरन रिंग आप लीजिए और उस प्लेस को सराउंड कर दीजिए। अब सॉफ्ट आयरन रिंग क्या होता है? वो मैग्नेटिक फील्ड को बाहर ही रखता है ना। सॉफ्ट आयरन रिंग जो होता है मैग्नेटिक फील्ड को अंदर एंटर नहीं होने देता और इस वजह से मैग्नेटिक फील्ड का, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का इनसाइड इनर जो वहां पर आपने इंस्ट्रूमेंट्स रखे हैं उन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बताइए, समझ में आया? ई पार्ट तक था 17 का। बोलिए। A long straight horizontal cable carries a current of 2.5 ampere in direction 10 degrees south of west to 10 degree north of east. क्वेश्चन नंबर 18। ऐसे डायरेक्शन है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ और करंट ऐसे बह रही है। और ये जो एंगल दे रखा है वो 10 डिग्री दे रखा है। द मैग्नेटिक मेरिडियन ऑफ प्लेस हैपन्स टू बी 10 डिग्री वेस्ट ऑफ ज्योग्राफिक मेरिडियन। अब ये है मैग्नेटिक मेरिडियन, मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड है। ये कितना एंगल बना रहा है? 10 डिग्री बना रहा है भाई साहब। द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट द लोकेशन इज 0.33 गॉस। तो करंट तो है 2.5 एम्पियर, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है 0.33 गॉस, 0.33 10 की पावर -4 टेस्ला। और एंगल ऑफ डेप्थ 0 दे रखा है दैट प्लेस। पूछ क्या रहा है? लोकेट द लाइन ऑफ न्यूट्रल पॉइंट। तो H इज इक्वल्स टू B cos डेल्टा और यहां से B इज 0.33 10 की पावर -4, इट इज cos डेल्टा, cos 0। तो इतना ही आ जाएगा 0.33 10 की पावर -4। ठीक है भाई, क्यों? और वायर है तो μ0I अपॉन 2πr, स्ट्रेट वायर कैंसिल बाई हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, तभी तो नल पॉइंट आएगा। तो R इज इक्वल्स टू
2 पाई h अपॉन म्यू नॉट आई, 2 पाई h अपॉन म्यू नॉट आई, उल्टा तो नहीं कर दिया, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई h होता, सॉरी, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई h, म्यू नॉट इज 4 पाई 10 की पावर -7, आई इज 2.5 अपॉन 2 इंटू 3.14 और h इज 0.33 10 की पावर -4। r का वैल्यू सॉल्व करें तो 1.5 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो न्यूट्रल पॉइंट केबल के पैरेलल 1.5 सेंटीमीटर अबव द प्लेन ऑफ पेपर। ठीक है, न्यूट्रल पॉइंट कहां मिलेगा? 1.5 सेंटीमीटर पैरेलल टू केबल अबव द प्लेन ऑफ पेपर। ये 18वां क्वेश्चन। यहां तक कोई समस्या? इतने डिस्टेंस पर न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा। अरे यहां तक कोई प्रॉब्लम? थोड़े एडिशनल, थोड़े इसके आपको कई बार रिवाइज करने पड़ेंगे, है ना। एडिशनल अच्छे हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो एडिशनल में है उनके आने की संभावना बोर्ड में रहती है। क्वेश्चन नंबर 19, a telephonic cable at a place has 4 long straight horizontal wire carrying a current of 1 ampere। नंबर ऑफ वायर 4 है और करंट जो है वो 1 एम्पियर का करंट उसमें फ्लो हो रहा है। इन सेम डायरेक्शन ईस्ट टू वेस्ट, द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट अ प्लेस 0.39 गॉस। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड 0.39 10 की पावर -4 टेस्ला है और एंड द एंगल ऑफ डिप इज 35, डेल्टा 35 और एंगल ऑफ डिक्लिनेशन जो है उसने 0 डिग्री दे रखा है। द मैग्नेटिक डिक्लिनेशन इज 0, व्हाट द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट 0.4 सेंटीमीटर बिलो एंड अबव द केबल। कितनी दूर? 4 सेंटीमीटर, 4 10 की पावर -2 मीटर बिलो रिजल्टेंट चाहिए और अबव रिजल्टेंट चाहिए। ठीक, तो सबसे पहले 4 वायर का मैग्नेटिक फील्ड निकालें। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर्स 4 इंटू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, इन्फिनिट है, वैल्यू रख दो। 4 इंटू 4 पाई 10 की पावर -7, आई इज 1 अपॉन 2 3.14 और आर इज 4 10 की पावर -2। सॉल्व करें तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर इज 2 10 की पावर -5 टेस्ला। ठीक है, अब 2 कंपोनेंट यहां पर, एक तो हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल क्या होता है? b cos डेल्टा, b इज 2, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड उस प्लेस पर था 0.39 10 की पावर -4 और cos 35। सॉल्व करेंगे तो 3.19 10 की पावर -5 और वर्टिकल कंपोनेंट b साइन डेल्टा 0.39 10 की पावर -4 साइन 35। बेटा इसको सॉल्व करेंगे वर्टिकल कंपोनेंट को तो 2.2 10 की पावर -5 टेस्ला। अब हमने यहां तक सब चीजें कैलकुलेट कर ली है, हॉरिजॉन्टल भी निकाल दिया, वर्टिकल भी निकाल दिया, वायर का मैग्नेटिक फील्ड भी निकाल दिया। अब बोल रहा है 4 सेंटीमीटर बिलो और 4 सेंटीमीटर अबव मैग्नेटिक फील्ड निकालो रिजल्टेंट।
अब देखो, एक तो वायर का फील्ड है, एक हॉरिजॉन्टल फील्ड है ना, और एक वर्टिकल फील्ड। वायर के दो फील्ड हैं, एक हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल और एक वायर का फील्ड। अब इसने बोला क्या है कि जो वायर था उसमें करंट ईस्ट टू वेस्ट बह रही है, ऐसे, और यहां मुझे 4 सेंटीमीटर बिलो इस पॉइंट पर टोटल मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब जरा आप एक बात सोचो, दिमाग लगाओ, है ना, आप जरा सोचो, दिमाग लगाओ। यहां पर मुझे नीचे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, तो कैसे आए मैग्नेटिक फील्ड, कैसे निकाला जाए बताओ, बोलो। बायोसेवर्ट रूल से, करंट के डायरेक्शन में हाथ, पॉइंट की तरफ उंगलियां किधर आ रहा है, आउटवर्ड्स। तो वायर का जो फील्ड है वो कैसा आ रहा है, आउटवर्ड्स। आ रहा है कि नहीं आ रहा बताओ, अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा बताओ। है ना, और जो अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किधर से किधर होता है, साउथ से नॉर्थ होता है, ऐसे। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ कौन से वाला, हॉरिजॉन्टल वाला, वर्टिकल तो ऐसे होगा। अब ये आउटवर्ड से, ठीक है, और अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ऐसे है ना। तो अब आउटवर्ड्स का मतलब ये है कि भाई ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, आउटवर्ड्स का मतलब ये है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट फॉर्म लाइक अ सर्कल लाइक दिस। देखो ऐसे 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 ऐसे, ये मैग्नेटिक फील्ड है। देखो इस पॉइंट से बाहर की तरफ को ऐसे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ट्रेवल करते हुए जा रहा है, इस पॉइंट से निकलते हुए मैग्नेटिक फील्ड आपको फील हो रहा है आउटवर्ड्स। तो मैग्नेटिक फील्ड जो वायर के अक्रॉस है, देखो मान लो ये वायर है तो उसके अक्रॉस ऐसे सर्कल बना रहा है मैग्नेटिक फील्ड, है ना। इस वायर के अक्रॉस क्या बना रहा है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड सर्कल बना रहा है। ऐसे बाहर निकला, फिर ऐसे अंदर गया, ऐसे बाहर निकला, फिर ऐसे अंदर गया। तो इट फॉर्म अ सर्कल अराउंड द वायर, है ना। तो अब ये सर्कल यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का जो है वो डेवलप हो रहा है। अब इनका रिजल्टेंट आपको चाहिए 4 सेंटीमीटर बिलो और 4 सेंटीमीटर अबव, ठीक है। तो अब ये देखो, ये सर्कल जो बन रहा है और जो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, दोनों बोर्ड पे बने हुए, यानी दोनों सेम प्लेन के अंदर है। और जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो 3 डायमेंशनल में है, यानी जो वर्टिकल कंपोनेंट है बेटा वो कहाँ है, वो इस बोर्ड के बाहर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और जो वायर है इनका रिजल्टेंट तो सेम प्लेन में होने की वजह से अलग टाइप से निकलेगा, और जो वर्टिकल कंपोनेंट है उसका रिजल्टेंट जो है वो अलग टाइप से यहाँ कैलकुलेट होने वाला है, ठीक है भाई। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का जो रिजल्टेंट है वो अलग टाइप से निकलेगा, और जो वर्टिकल कंपोनेंट है उसका रिजल्टेंट जो है वो अलग टाइप से कैलकुलेट होगा, ठीक है। अब अगर आप ध्यान दीजिए इस बात पर, है ना, देखो आप अगर ध्यान दें तो भाई जो अर्थ है, आप ध्यान से देखिएगा, ये मैग्नेटिक मेरिडियन है, ये अर्थ का रिजल्टेंट फील्ड है, ये आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, और ये आपका वर्टिकल कंपोनेंट, ऐसे ही तो है ना। ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और ये आपका वर्टिकल कंपोनेंट, ऐसे ही तो है। क्यों भाई, मैग्नेटिक मेरिडियन है तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ये वर्टिकल कंपोनेंट है, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड, ऐसा ही तो है ना। अब ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है, ये जो मैग्नेटिक मेरिडियन है, ये हमने मैग्नेटिक एक्सिस के परपेंडिकुलर एक प्लेन लिया था, ठीक है। तो हम ये जितना भी एज्यूम कर रहे हैं ये सब 3 डायमेंशन, ये थोड़ा समझने का बेटा, ध्यान से सोचना इसको, ये 3 डायमेंशन का खेल है।
अब ये 4 सेंटीमीटर बिलो बोल रहा है। बिलो का मतलब ये सारी चीजें जो है नेगेटिव डायरेक्शन में बोल रहा है। तो अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, अगर ये मैग्नेटिक मेरिडियन में यहां पर कंसिडर करूं, तो ये जो मैग्नेटिक मेरिडियन है, मैग्नेटिक एक्सिस अगर ऐसे है तो मैग्नेटिक मेरिडियन इसके ऊपर हुआ। ठीक है, ध्यान से समझना भाई। अगर ये मैग्नेटिक एक्सिस है सामने तो मैग्नेटिक मेरिडियन इसके ऊपर हुआ, लेकिन वायर के ये बोल रहे 4 सेंटीमीटर बिलो यानी अपोजिट साइड में। तो अगर इसके ऊपर मैग्नेटिक मेरिडियन है और एच की डायरेक्शन ऐसे है, तो इसके 4 सेंटीमीटर बिलो होने पर एच की डायरेक्शन कैसी होगी? अपोजिट हो जाएगी। सही है, समझ आ रहा है आपको? जैसे हमने आपको मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योग्राफिक मेरिडियन पढ़ाया था, तो हमने आपको बताया था क्या होता है, जो मैग्नेटिक मेरिडियन है बोर्ड के कैसा होता है? परपेंडिकुलर होता है। एक होता है उसमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक होता है उसमें वर्टिकल कंपोनेंट। अब इस प्लेन के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक मेरिडियन है, ठीक है, तो एक उसमें हॉरिजॉन्टल हुआ, एक उसमें वर्टिकल हुआ, लेकिन ये बिलो द वायर बोल रहा है। बिलो द वायर मतलब अपोजिट डायरेक्शन। तो एच अबव द वायर, प्लेन के परपेंडिकुलर तो इधर है ना, और बिलो द वायर क्या होगा? बिलो द वायर उसकी डायरेक्शन क्या होगी? अपोजिट हो जाएगी। तो अगर बिलो द वायर की हम बात करें तो बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, टोटल रिजल्टेंट जो फील्ड आएगा हॉरिजॉन्टल में, टोटल हॉरिजॉन्टल, तो वो होगा H माइनस मैग्नेट का फील्ड। क्योंकि मैग्नेट का फील्ड आपको कैसे दिख रहा है? ऐसे देखो, ये डायरेक्शन देखो ऐसे, है ना, और H का डायरेक्शन बिलो कैसा है? अपोजिट। तो ये दोनों क्या होंगे? ये दोनों सब्ट्रैक्ट होने के बाद आपको रिजल्टेंट मिलने वाला है। अब देखो ये 3.19 है, ये बड़ा है इसलिए H में से ये कैंसिल होगा, ये घटेगा। तो इट इज 3.19 10 की पावर -5 और माइनस ये हो गया बेटा 2 इंटू 10 की पावर -5, तो 1.19 10 की पावर -5, सॉरी -5। अब हॉरिजॉन्टल का जो रिजल्टेंट है वो तो ऐसे आ गया, वर्टिकल कंपोनेंट ऐसे होता ही है, तो रिजल्टेंट क्या होगा? √h² प्लस v²। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा वर्टिकल ये रहा, रिजल्टेंट हॉरिजॉन्टल ये रहा, ये रिजल्टेंट हॉरिजॉन्टल वाला है, ठीक है, ये रहा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे 2.5 10 की पावर -5 टेस्ला। अगर बात करें 4 सेंटीमीटर अबव द वायर, तो भाई ये क्वेश्चन इसीलिए बड़ा खतरनाक सा है, इसमें जो डायरेक्शन है ना वो बड़ा दिमाग लगा के 3 डायमेंशन में तब वो समझ में आती है। 4 सेंटीमीटर अबव द वायर अगर ये बात कर रहा है, तो दोनों जो मैग्नेटिक फील्ड हैं, हॉरिजॉन्टल का रिजल्टेंट जो होगा, दोनों जो मैग्नेटिक फील्ड वो ऐड हो जाएंगे, तो 5.19 10 की पावर -5, वर्टिकल जो है 2.2 10 की पावर -5, जो रिजल्टेंट है √ हॉरिजॉन्टल रिजल्टेंट प्लस वर्टिकल रिजल्टेंट। सॉल्व करें तो 5.54 10 की पावर -5 टेस्ला आंसर। समझ आया? थोड़ा दिमाग लगाने का क्वेश्चन है, क्लियर? मैग्नेटिज्म के क्वेश्चन थोड़े ज्यादा कॉन्सेप्चुअल हैं कंपैरेटिवली कोई भी अदर चैप्टर। अरे क्लियर है कि नहीं बताओ यार? बोलो भाई। आपको एक एक क्वेश्चन इसलिए करवाया जाता है ताकि आप इसको बहुत अच्छे से रिवाइज कर ले, 2-2 3-3 4-4 बार रिवाइज कर ले, और जब भी आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाए या क्वेश्चन ये बोर्ड में आए तो आपको सोचना भी ना पड़े इसमें कि आपने किया क्या था। जबरदस्त तरीके से आता हो, बिल्कुल एकदम टिप्स पे हो सब कुछ। क्वेश्चन नंबर 20। अरे 19 तक कोई दिक्कत? क्यों भाई, क्वेश्चन नंबर 19 तक कोई दिक्कत? देखो भाई ये तो थोड़ा तो इसमें बेटा थोड़ा तो
कॉन्सेप्चुअल है ही। A compass needle free to turn in horizontal plane is placed at the center of circular coil of 30 turns and radius 12 सेंटीमीटर। एक कंपास निडल है जो हॉरिजॉन्टल प्लेन में टर्न हो सकती है, is placed at the center of circular coil of 30 turn and radius 12 सेंटीमीटर। सॉरी, कंपास निडल सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे रखा है। ठीक है, ध्यान समझिए। 30 टर्न है, रेडियस 12 है। कितने टर्न है? 30, और रेडियस कितनी है? 12। The coil is in a vertical plane making an angle 45 degree with magnetic meridian when the current in coil is 0.35 ampere। जो coil है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, जो coil है वो कितना एंगल बना रही है? वो 45 डिग्री का एंगल बना रही। मान लीजिए coil है, then it makes an angle of 45 डिग्री। किससे? नॉर्थ साउथ से। और जो कंपास निडल है, हाँ, वो कैसे रखा है? कंपास निडल इज प्लेस्ड ऐसे। ये कंपास है, इट इज अ कंपास। द करंट इन कॉइल इज 0.35 एम्पियर। कितनी करंट है? 0.35 एम्पियर। ये जो स्ट्रेट लाइन खींचा है ये कॉइल को शो कर रहा है। द निडल पॉइंट वेस्ट टू ईस्ट। निडल जो है वो वेस्ट से ईस्ट पॉइंट कर रही। डिटरमाइन द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड एट दैट लोकेशन। अब देखो, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो इधर ही होता है भाई, साउथ से नॉर्थ जो है दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड। ये एंगल कितना दे रखा है? 45 है ना। ये हो गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब कंपास नीडल ऐसे पॉइंट कर रही है, तो अगर मैं इसको लेकर के पैरेललोग्राम बना दूं इस तरीके से, लेट वी हैव दिस पैरेललोग्राम, ऐसे ऐसे एक पैरेललोग्राम अगर मैं बना दूं इसको लेकर के, तो ऐसे, तो ये जो ये वाली एक्सिस है इट शोज बी, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। तो H जो होगा, अब ये एंगल भी कितना दिखाई दे रहा है आपको? अगर ऊपर वाला 45 है तो ये भी कितना है? 45 है। तो H इक्वल्स टू बी कॉस डेल्टा, यानी बी कॉस 45 या बी साइन 45। ठीक है, तो यहां से जब आप इसको सॉल्व करें, सुनिए एक सेकेंड, ये B है। ठीक है, तो अगर इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट लूंगा तो B cos 45 होगा, और इस डायरेक्शन में कंपोनेंट लूंगा तो B sin 45 होगा। और आप देखें तो H और B sin 45 अपोजिट आ रहे हैं, तो H बैलेंस कर रहा है किसको बेटा? B sin 45 को। तो इसलिए यहां पर H इक्वल B sin 45, और B है कॉइल की वजह से करंट, दैट इज म्यू नॉट I अपॉन 2R, म्यू नॉट NI अपॉन 2R, साइन 45 इज 1/√2।
जब आप सॉल्व करेंगे इसको तो h आ जाएगा 3.9 10⁻⁻5 टेस्ला। थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल का लेवल बढ़ता जा रहा है, अगर कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हो। कॉन्सेप्चुअल ज्यादा है, एडिशनल बहुत 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 अच्छे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है इसके। ये मैग्नेटिक फील्ड था कॉइल का। कैसे पता भाई? कॉइल के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड होता है, आर जो होता है वो कॉइल के परपेंडिकुलर होता है, इसलिए कॉइल के परपेंडिकुलर हमने बी बना दिया। और क्योंकि कॉइल 45 डिग्री का एंगल यहां से बना रही थी एक्स से, तो इसका भी 45 का होगा, क्योंकि ये कॉइल से परपेंडिकुलर है। 90 डिग्री बनाता है हमेशा। आपको मालूम है मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द कॉइल, है ना, इसलिए ये यहां पर आया मैग्नेटिक फील्ड। और इसकी वजह से मुझे H निकालना है। इसके दो कंपोनेंट हैं, B cos 45 और B sin 45। कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड है, B sin 45 एग्जैक्टली बैलेंस कर रहा है H को, तो H इक्वल B sin 45। B इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कॉइल। वैल्यू पुट कर दी, सॉल्व कर दिया, तो H का वैल्यू मुझे मिल गया। अब कह रहा है अगर कॉइल में करंट रिवर्स कर दूं तो क्या होगा? तो भाई अगर कॉइल में करंट रिवर्स कर दूं तो H और B sin 45 बैलेंस नहीं होंगे। H और B sin 45 जो होंगे उनकी डायरेक्शन सेम हो जाएगी। ठीक है, ये होगा। बताओ कोई दिक्कत? भैया जो H कंपोनेंट है वो बोर्ड पे बनता है, और जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो बोर्ड के परपेंडिकुलर होता है। H drawn on board, vertical is perpendicular to board. जिधर अर्थ का ज्योग्राफिक साउथ है उधर मैग्नेटिक नॉर्थ होता है, इसलिए साउथ से नॉर्थ जो है वो H बनता है बोर्ड पर। बताओ जरा। अरे पूछो। इक्कीस नंबर। A magnetic dipole is under the influence of two magnetic field. The angle between the field direction is 60 degree and one of the field has a magnitude 1.2 10⁻⁻2 टेस्ला। एक मैग्नेटिक फील्ड तो है B1 और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड है B2, और इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो 60 डिग्री का एंगल है। One of the field has magnitude 1.2 10⁻⁻2 टेस्ला। मैंने माना B1 जो है ये 1.2 10⁻⁻2 टेस्ला है। B2 नहीं मालूम है। If the dipole come to stable equilibrium at an angle of 15 degree, यहां पर एक डाइपोल रखा है हमने, दिस इज साउथ नॉर्थ, और ये 15 डिग्री एंगल नीचे वाले से बना के स्टेबल इक्विलिब्रियम में आ जाता है। अगर ये 15 एंगल यहां से बना रहा है, पूरा 60 है, तो ये कितना हुआ? 45 हुआ। ठीक है, कितना हुआ बेटा? 45 हुआ। अब आपसे बोल रहा है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ अदर फील्ड। अब डाइपोल इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। ऐसा तब होगा जब पहले फील्ड का टॉर्क और दूसरे फील्ड का टॉर्क बैलेंस हो जाएंगे। तो M1 B1 sin 45, M2 B2 sin 15। क्यों भाई? अब डाइपोल तो एक ही है तो M तो सेम है, डाइपोल इज सेम तो M सेम कैंसिल, तो B2 इज इक्वल्स टू B1 sin 45 अपॉन sin 15।
B1 का वैल्यू आपको मालूम है, साइन 15 टेबल से निकाल लेंगे, 1.2 10⁻⁻2 1/√2 और साइन 15 होगा भाई (4.4 10⁻³ टेस्ला, टोटल जो 0.2588, तो 4.4 10⁻³ टेस्ला आंसर। सॉल्व करके देख लेना। ठीक है, बताओ कोई दिक्कत? भाई 21 हो गए, बड़ी कोशिश के बावजूद। 4 क्वेश्चन अब भी बचे हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही करेंगे। वी विल टेक 4 क्वेश्चंस फर्दर। ठीक है, आप भी